उसे सुबह होने का एहसास हुआ तो अपने रात भर के परिश्रम को एक नज़र देखा। अब तक विजय लिखने में इतना तल्लीन था कि उसे थकावट का जरा सा भी एहसास न था। लेकिन जैसे ही उसे सुबह होने का पता चला, उसने देखा कि वह काफ़ी कुछ लिख चुका है, तो उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। उसका तन मन नींद के आगोश में जाने के लिए बेसब्र होने लगा। तो विजय ने अपना सारा सामान समेट एक तरफ किया और वहीं दरी पर ही लेट गया। शादी की थकावट और रात भर लिखने के कारण थके हारे विजय की तुरंत ही आंख लग गई और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह विजय जब जागा तो देखा सूरज सर पर चढ़ाया है। इस कबीले में किसी के पास भी घड़ी नहीं थी, लेकिन विजय के पास एक हाथ घड़ी थी। दरअसल जब विजय कबीले वालों को बेहोश मिला था, तब उसके हाथ में जो घड़ी थी उसके होश में आने पर सरदार ने उसे लौटा दी थी, जिसे वह अपनी कुटिया में ही रखता था, हाथ में पहनता नहीं था। विजय ने घड़ी में देखा 10:15 बजे थे। उसने जल्दी से अपनी कॉपी किताब समेटी और दरी को तहकर एक तरफ रखकर नदी किनारे नहाने जाने ही वाला था कि नंदिनी व अमित, सांझी का भाई, ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलते ही नंदिनी मुस्कुराते हुए विजय से बोली, ये कुछ पकवान हैं सांझी की शादी के, उसकी माँ ने भेजे हैं, खा लेना। और अमित की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अपना कुर्ता लेने आया है, सांझी का भाई है, पहचान तो गए होगे। विजय नंदिनी से बोला, जी, सांझी जी की शादी में हम उनके सारे परिवार से मिल चुके हैं और सबको अच्छे से पहचानने भी लगे हैं, क्यों अमित? कहकर अमित की ओर देखते हुए विजय अमित से कहता है, मैं आपका कुर्ता शाम को खुद ले आऊँगा। काम करते हुए इसमें कुछ सब्जी वगैरह के दाग लग गए हैं। अभी नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ तो धो दूँगा, बस सुखाकर शाम तक आपको दे दूँगा। अमित ठीक है कहकर अपने घर चला जाता है। नंदिनी भी अपने घर आ जाती है। सांझी की शादी हो जाने से नंदिनी तो जैसे घर की चारदीवारी में कैद सी हो गई थी। पहले सांझी जब तब नंदिनी के घर आ जाती थी, वह ना आ पाती, कभी तो नंदिनी उसके घर चली जाती। दोनों मिलकर कभी घर की दीवारों पर चित्रकारी करती, कभी जंगल चली जाती लकड़ियाँ व फलों के लिए, कभी कभी नदी पर नहाने व कपड़े धोने के लिए चली जाती थीं। एक दूसरे के घर का अनाज दोनों साथ साथ छानती बीनती थीं और जब कभी समय मिलता तो किस्से कहानी नाचना गाना करती रहती थीं। दोनों की ही जिंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। यदि एक बीमार पड़ जाए तो दूसरी उसकी दिलो जान से सेवा करती थी। माँ की ज़रूरत ही न पड़ती थी। सांझी के चले जाने से नंदिनी का जीवन एकदम वीरान सा हो गया था। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, फिर भी काम तो करना पड़ता था। पहले सांझी के साथ नंदिनी गांव में हर जगह घूमती फिरती रहती थी, लेकिन अब ना उसकी माँ उसे अकेले जाने के लिए हाँ कहती और ना नंदिनी का मन होता कहीं जाने का। दरअसल नंदिनी कभी अकेले कहीं गई नहीं थी, इसलिए कहीं भी अकेले जाने में उसे झिझक सी महसूस होती थी। सांझी की विदाई 6 माह बाद होनी थी। सांझी ने तो खुद को अपने नए जीवन में ढाल लिया था। वह नंदिनी को कुछ खास याद नहीं करती थी। सांझी के लिए सब कुछ नया नया व सुहाना था, जिसमें वह बहुत जल्दी रच बस गई थी, क्योंकि सांझी बहुत चंचल स्वभाव की थी। हर किसी से बात कर लेती और हमेशा खुश रहती व दूसरों को खुश रखती थी। आज सुबह से ही नंदिनी को बहुत कमज़ोरी सी लग रही थी और कल रात से ही सारे बदन में खुजली हो रही थी व दाने से निकल रहे थे। हल्का हल्का बुखार भी था और गला बहुत सूख रहा था। रात में नंदिनी ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे लगा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, पर जब सुबह पहर उससे सहा न गया
तो उसने माँ को आवाज़ दी, अम्मा ज़रा देखो तो मेरे सारे बदन में खुजली सी हो रही है, बहुत गला सूख रहा है और हरारत सी भी लग रही है। सारी रात मुझे नींद नहीं आई अम्मा, कहीं नज़र ना लगी हो मुझे। अम्मा उसकी बातें सुनकर उसकी नज़र उतारी व कुछ घरेलू उपचार किए उसकी खुजली को मिटाने के लिए, पर उनका उल्टा ही असर हुआ। वह नंदिनी को उल्टी हो गई और तेज पसीना आने लगा। यह देख नंदिनी की माँ घबरा गई व उन्होंने नंदिनी के बापू को तुरंत वैद्य को लाने को भेजा और स्वयं नंदिनी के पास बैठकर उसे पंखा झलने लगी। वैद्य उस दिन घर पर नहीं थे, कुछ काम से दूर गांव गए हुए थे। कब तक लौटने वाले थे यह उनके परिवार की जानकारी में नहीं था। सरदार की जान थी उनकी इकलौती बेटी नंदिनी। नंदिनी को कुछ होने पर जितनी पीड़ा उसको खुद को नहीं होती थी, उतनी पीड़ा तो सरदार को होती थी अपनी बेटी की रुकन हालत देख। सारी रात नींद न आने के कारण नंदिनी की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। नींद बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। आधी बीमार तो वह न सोने की वजह से थी। उसकी अम्मा उसके पास बैठी कभी उसे पंखा झलती तो कभी खुजली से राहत के लिए तेल लगाती तो कभी उसके पैर दबाने लगती, पर ये सब भी नंदिनी को बिल्कुल राहत नहीं दे रहा था। पानी पीते हुए वह बोली, अम्मा बाबू कब लेकर आएंगे वैद्य को? मैं तो अब सहन नहीं कर पा रही, बहुत गला सूखता है और एक खुजली जितना खुजला उतना ही बढ़ती ही जा रही है। नंदिनी की बातें सुन सरदारनी को रोना सा आने लगा, पर उन्होंने अपने आंसू निकलने नहीं नंदिनी के सामने ताकि नंदिनी कमज़ोर न पड़े। उसे संभालते हुए वह बोली, बस बेटा अभी आते ही हैं वैद्य, वो तुझे बहुत जल्दी सही कर देंगे, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। घर पर वैद्य न मिलने से सरदार बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूं। तभी उन्हें गजेंद्र मिलता है। सुबह सुबह जब वह अपने सरदार को इस तरह परेशान देखता है तो उनसे परेशानी की वजह पूछता है। सरदार उसे नंदिनी की बीमार होने व गांव में वैद्य न होने की बात बताते हैं। तब वह उन्हें पास के ही गांव के वैद्य का पता दे देता है। नंदिनी की तबीयत देखते हुए सरदार को दूसरे गांव जाकर वहां से वैद्य को लाना ही एकमात्र उपाय दिखाई दिया। वैद्य के घर से सरदार सीधे विजय की झोपड़ी पर गए और हड़बड़ाहट में उसे बहुत तेज आवाज़ लगाई, विजय। विजय के घर पहली बार सरदार का आना हुआ था, वो भी सुबह सुबह। सरदार की आवाज़ सुन विजय चौंकते हुए उठता है और बाहर आकर सरदार को प्रणाम करता है। प्रणाम सरदार जी। सरदार उसे सारी बात बताकर कहते हैं, बेटा नंदिनी की तबीयत अचानक से बहुत बीमार हो गई है, वह सारी रात सो नहीं पाई। सुबह अपनी अम्मा को जगाकर उसने बताया कि उसका गला सूख रहा है और सारे बदन में खुजली भी हो रही है। बेटा तू जल्दी से घोड़ा गाड़ी से जाकर सूचना गांव के वैद्य हीरालाल को ले आ। मैं जाऊंगा तो घर पर नंदिनी की माँ अकेले परेशान होगी। नंदिनी बीमार होने पर छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करती है। सरदार की बातें सुनकर विजय भी बहुत चिंतित हो जाता है, पर सरदार को कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य को लेकर आता हूँ। नंदिनी को कुछ नहीं होगा। अब आप घर जाइए और नंदिनी का ख्याल रखिए। सरदार विजय को पता देकर घर चले जाते हैं। विजय सिर्फ मुँह धो कुर्ता पहन तुरंत वैद्य को लेने चल पड़ता है। रास्ते में घोड़ा गाड़ी को ऐसे दौड़ाता है कि सब राहगीर देखते रह जाते हैं। इधर नंदिनी की तबीयत और ख़राब हो जाती है। सरदार दरवाजे पर ही खड़े होकर वैद्य व विजय का बेसब्री से राह तकते हैं। विजय भी घोड़ा गाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ाता है, जिससे वैद्य को गिरने का डर लगने लगता है और वह विजय को धीरे चलने को कहते हैं। लेकिन विजय उनकी इस बात को अनसुना कर उन्हें अपनी बातों में उलझाकर उसे स्पीड से घोड़ा गाड़ी दौड़ाते हुए जल्द ही गांव पहुंच जाता है। दूर से ही विजय व वैद्य को आते देख
सरदार के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। वे वैद्य को कहते हैं, जल्दी चलो, चलकर उसका इलाज करो, बेचारी बहुत परेशान हो रही है। यह कहते हुए जल्दी से नंदिनी के कमरे में वैद्य को ले जाते हैं। उनके पीछे पीछे विजय भी कमरे में आता है और देखता है कि कैसी नंदिनी की हालत खराब होने पर उसका चेहरा एकदम सूख गया है। नंदिनी की नाजुक हालत देख वैद्य तुरंत ही उसका इलाज प्रारंभ करते हैं। करीब आधे घंटे के इलाज के बाद वैद्य नंदिनी से पूछते हैं कि अब वह कैसा महसूस कर रही है, थोड़ा आराम महसूस हो रहा है पहले से। नंदिनी ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि इलाज के बाद अब उसे थोड़ी राहत मिलते ही नींद आने लगी थी। उसके ठीक कहने पर वैद्य नंदिनी को आराम करने के लिए कहते हैं। वह सरदार को बाहर चलने का इशारा करते हैं। इशारा पाते ही विजय वैद्य का सारा सामान उठा लेता है और तीनों बाहर आ जाते हैं। और नंदिनी की माँ भी नंदिनी को सोने को कह सबके खाने पीने का इंतजाम करने रसोई घर में चली जाती है। बाहर आकर वैद्य ने सरकार को नंदिनी की बीमारी के बारे में बताया। सरदार जी, नंदिनी को जो बीमारी है वह जल्दी ही ठीक नहीं होगी। यह एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए सभी को नंदिनी से दूर रहने को कह देना, वरना यह उनको भी हो सकती है। उसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि कमजोरी भी है उसे। उसके बाद आहार के बारे में बताया। वह ज़्यादातर तरल पदार्थ देने को कहा, साथ ही नीम के पानी से स्नान करने, नीम की पत्तियों का बना पंखा झलने, व सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले नीम के कोपले खिलाने को कहा। वह ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी और सारी दवा के बारे में विस्तार से बताकर जलपान कर प्रस्थान किया। वैद्य के जाने के बाद जब विजय ने सरदार को चिंतित देखा तो कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, नंदिनी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। विजय की बात सुनकर सरदार बोले, वैद्य ने नंदिनी को नीम खिलाने, नीम के पानी से स्नान कराने व उसी का पंखा झलने को कहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज़ सुबह शाम याद से नीम ले आया करूँगा। नदी के किनारे ही एक नीम का पेड़ है। सरदार की बात सुनकर जब विजय ने यह कहा तो सरदार को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, नीम तो मैं भी तोड़कर ले आऊँगा, पर नंदिनी को नीम खिलाने का काम कौन करेगा? नंदिनी को नीम खिलाना कुत्ते की पूंछ को सीधा करने जैसा असंभव काम है। नंदिनी बहुत जिद्दी है, वह नीम खाना तो छोड़ो, जीभ पर रखेगी तक ना। विजय भी ये सुनकर थोड़ा चिंतित होकर बोला, पर वैद्य ने कहा है तो खिलाना तो पड़ेगा ना। हम कोई तरकीब निकाल लेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे नंदिनी को समझाने की कि ये बहुत ज़रूरी है। वे बच्ची तो है नहीं, समझ जाएंगी, वह जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ भी हो जाएंगी। मैं अभी नदी किनारे स्नान करने जाता हूँ, वह नीम ले आता हूँ। सरदार के हाँ कहने पर विजय चला जाता है। वह कुछ समय बाद नीम लेकर लौटता है। तब तक नंदिनी जाग चुकी होती है। विजय नंदिनी की माँ को नीम सौंप देता है। नंदिनी की जैसे ही नीम पर नज़र पड़ती है, वह तुरंत ही अजीब सा मुँह बनाकर माँ से पूछती है, माँ, यह नीम किस लिए? सरदारनी कहती है, कुछ नहीं बेटा, तुझे खुजली हो रही थी ना, इसलिए। उसकी माँ उसे केवल नीम से स्नान करने व पंखा वाली बात बताती है। सुबह सुबह खाली पेट नीम का सेवन भी करना है यह नहीं बताती, क्योंकि वह जानती है कि यह सुनते ही नंदिनी को हैरान मचा देगी। माँ की बात सुनकर नंदिनी पंखा झलने वाली बात तो मान लेती है, पर नीम के पानी से स्नान करने को मना करती है। नहीं माँ, मैं नीम के पानी से स्नान नहीं करूँगी, इसकी कोई और दवा तो होगी, ये मुझसे नहीं होगा। आपने बताया नहीं था वैद्य जी को? कुछ देर तक माँ व विजय दोनों ही नंदिनी को समझाते हैं, तब वह राजी होती है। नंदिनी की माँ इशारे में ही विजय से कहती है कि इसे नीम खिलाएंगे कैसे। विजय भी उन्हें इशारे में ही आश्वस्त कर काम पर चला जाता है। दूसरे दिन विजय सुबह सुबह नीम की कोपले, नीम की कोमल पत्तियां लेकर आता है। सीधे जाकर नंदिनी को कहता है, लीजिए आपकी दवा, इसे अभी मेरे सामने खाना है, चलिए खाइए।
नंदिनी कोपले हाथ में लेकर उन्हें थोड़ी देर देखती है, फिर कहती है, ये तो नीम की पत्तियाँ सी लग रही हैं। फिर एक पत्ती को थोड़ा मसल कर सुनकर कहती है, हाँ ये तो नीम है, मैं मर जाऊंगी पर इसे न खाऊंगी, कहकर फेंक देती है। ये देख विजय को हंसी आ जाती है। उसे पता था कि नंदिनी ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए वह नंदिनी के हाथ पर थोड़ी सी ही नीम की पत्तियाँ रखता है। बाकी पत्तियाँ पीसकर एक गोली बनाकर लाता है। नीम की पत्तियाँ फेंकती ही वह नीम की गोली व पानी देकर नंदिनी को कहता है, ठीक है, पर ये दवा तो खानी पड़ेगी, जल्दी से खा जाओ। विजय नंदिनी को सोचने समझने का मौका ही नहीं देता है और जल्दी से उसे नीम की गोली खिला देता है। गोली को सीधे कटकने से वह ज़्यादा कड़वी तो नहीं लगती, पर थोड़ी देर बाद गले में कड़वाहट आ जाती है और नंदिनी को समझ आ जाता है कि उसे नीम खिलाई गई है। इस धोखे से नीम खिलाने पर नंदिनी विजय को बहुत गुस्सा करती है। तुम बहुत खराब हो, धोखेबाज हो, तुमने मुझे नीम क्यों खिलाई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। नंदिनी गुस्से में बिना सोचे कि वह क्या क्या बोल रही है, बस बड़बड़ाई जा रही थी और विजय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। वहीं विजय जानबूझकर उसकी घाट के चारों ओर चक्कर लगाकर उसे थका रहा था, ताकि उसे जल्दी नींद आ जाए थकावट के कारण और वह सो जाए, तो उसका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा पड़ जाए। विजय के पीछे नंदिनी को ऐसे बड़बड़ाते हुए भागता देख उसकी माँ को पहले तो हंसी आ रही थी, पर जब नंदिनी ने विजय को मार डालूंगी कहा, तो नंदिनी गुस्सा करते हुए चिल्लाकर बोली, नंदिनी तुम्हें होश भी है? क्या कह रही हो? मार डालोगी उसे क्योंकि नीम खिला दी तुम्हें? नंदिनी को माँ के चिल्लाने पर होश आता है कि वह गुस्से में गलत कह गई है। उसने तुरंत विजय को माफ़ कर दीजिए गुस्सा करने के लिए, और नंदिनी विजय के पीछे भागना बंद करके तुरंत खाट पर बैठ गई। यह देख विजय भी उसके पास आकर बैठ गया। विजय धीरे से कहता है, वैद्य ने नीम खाने को कहा है तो स्वस्थ होने के लिए खानी ही पड़ेगी। इस पर नंदिनी पुनः कहती है, मैं मर जाऊंगी पर कल से नीम न खाऊंगी। यह सुन विजय कहता है, नीम न खाने से आप मरेंगी तो नहीं, पर आपके बाल जरूर हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ देंगे, फिर रहना सारी उम्र गंजी। विजय की बात सुनकर नंदिनी की माँ व सरदार दोनों ही मन प्रसन्न होकर विजय का साथ देते हुए विजय की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। नंदिनी को अपने बाल अति प्रिय रहते हैं, वह किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मन महसूस कर रोजाना नीम की गोली खाने को तैयार हो जाती है। सरदार व सरदारनी विजय से पूछते हैं कि उसे इस प्रकार का विचार कैसे आया। तब विजय बताता है, एक दिन सांझी नंदिनी के बालों की तारीफ कर रही थी, तो नंदिनी बहुत खुश हो रही थी और खुश होते हुए सांझी से कह रही थी, मेरे बाल मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, बालों से ही तो सुंदरता में चार चांद लगते हैं। इनकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए मैं कई जतन भी करती हूँ। और फिर वह सांझी को वे सारे उपाय बता रही थी जो वो अपने बालों को संवारने के लिए किया करती है, और जिन्हें सुन सांझी भी चौंकते हुए कही थी कि मैं तो अपने बालों की इतनी देखभाल कभी भी नहीं कर सकती। तब नंदिनी बोली, अगर उसके बाल कभी किसी कारणवश 2-4 से ज़्यादा झड़ जाते हैं तो वह बहुत परेशान व दुखी हो जाती है, इसलिए मैंने यह सब कहा नंदिनी जी से। कल यह सोचते हुए कि उन्हें नीम कैसे खिला सकते हैं, नंदिनी को मुझे अचानक से यह आइडिया आया, तो मैंने सोचा इसे अमल में लाया जाए। नीम की गोली खिलाकर उन्हें एक बार नहीं हर बार खिलाने के लिए किसी तरह नीम खिलाने के लिए मनाना ही पड़ेगा, मैं यह जानता था। विजय की बात सुनकर सरदारनी बहुत खुश हुई और उसे आशीष देने लगी, तो विजय ने उनके पैरों को छूकर कहा, नंदिनी जी ने भी तो मेरी जान बचाई थी, यदि उस दिन वह न होती तो शायद अभी मैं भी ना होता, ना ऐसे बहाने बनाकर उन्हें नीम खिला पाता। सरदार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं,
सबको बचाने वाला तो वह ऊपर वाला है। वही सबको मुसीबत में डालता है और फिर किसी को माध्यम बनाकर उसे उस मुसीबत से निकालता है। हमने तो कभी जो सोचा भी ना हो वह वो दिन भी हमें दिखा देता है। कभी गम देता है तो कभी खुशियाँ। बस हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है हर मुश्किल से निकलने का। उस ईश्वर ने जन्म ही हमें मानव का इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। विजय भी सरदार की कही बातों में सहमति जताते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो ये था आज उपन्यास का पार्ट 4। पार्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन